बांग्लादेश का भारत से पंगा बांग्लादेश को बहुत महंगा पड़ चुका है। बांग्लादेश पर हर रोज़ नई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो वक्त आ गया है कि जब बांग्लादेश ने खुद अंधेरे में डूबने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि भारत में अब तक भारत से बांग्लादेश सप्लाई की जाने वाली बिजली को बंद करने की सिर्फ बात की जा रही थी, लेकिन अब भारत से बांग्लादेश सप्लाई की जाने वाली बिजली को बंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बांग्लादेश के लिए इतनी चौंका देने वाली खबर है कि चाहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की हुकूमत हो या बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ लोग, इन सब के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई है। भारत ने बांग्लादेश सप्लाई की जाने वाली बिजली को अब बंद करने का फ़ैसला कर दिया है। बांग्लादेश अब अंधेरे में रहेगा, बांग्लादेश अब रोता रहेगा। जिस तरह बांग्लादेशी अवाम ने हिंदुओं पर जुल्म किया, इसका उन्हें अब बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस हवाले से दोस्तों पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमें आपका बहुत बड़ा साथ मिल जाता है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा ना कि गौतम अडानी ने जो एक डेडलाइन दे दी है, अब बांग्लादेश मुझे लगता है कि अंधेरों में डूब जाएगा। उन्होंने कहा या आप हमें पे करें या हम आपकी पूरी बिजली काट देंगे। देखिए, लोग ये तो कह रहे हैं कि यार भारत बांग्लादेश से बिजली क्यों काट रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इसकी पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था तब वो उस वक्त ऐसा था जैसे एक यतीम, यानी कि लाइक एन ऑर्फन चाइल्ड। जो बांग्लादेश के करीबी ममालिक थे जैसे कि चीन हो गया, म्यांमार हो गया। देखिए, आप एक यतीम बच्चा है, एक ऑर्फन चाइल्ड है, वो रोड पे पड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि उसको कोई किडनैप कर सकता है, वो उसको कोई अगवा कर सकता है, उसको कोई उठा के ग़ुलाम बना सकता है। इंडिया की मिसाल ऐसी है, इंडिया ने जैसे बांग्लादेश को गोद लिया हो, उस बांग्लादेश को उठाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको एक मुल्क बनाया, उसको जो सहूलतें आपको देखो, इंडिया में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़, यानी कि उनका जो खाना पीना है ना, वो भी इंडिया से आता है। जब आप एक किसी को ऑर्फन चाइल्ड को गोद लेते हो ना, आप जब उसको खिलाते हो पिलाते हो, और जब वो मतलब एक गरीब इंसान को जब आप अपनी पोजीशन पे लेके आते हो ना, जब वो कुछ बन जाए, जब उसके डिलीवर करने का टाइम आ जाए, तो होना तो ये चाहिए कि वो बैग में आपको कुछ दे। यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर तो एक ख़ानदानी बंदे को आप एक गिलास पानी भी पिलाओगे ना, तो वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और एक बदनस्ल इंसान को अगर आप अपना खून भी दे दे तो वो उसमें भी अपना रंग दिखाएगा। यानी कि उस बांग्लादेश की मिसाल भी ऐसी ही है। यार, इंडिया ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। इंडिया ने आपको खाना दिया, आपको पहनने के लिए कपड़े दिए। आप क्या थे? आपकी इकोनॉमी किसकी वजह से ऊपर गई है? आप जिसने आपको खिलाया या पिलाया, ऊपर से आप उन्हीं के साथ वही करोगे। अगर मैं आपको देता हूँ, आपको ज़रूरत क्या थी? देखें, आपको ज़रूरत क्या थी हिंदुओं पर जुल्म करने की? हिंदू भी तो एक इंसान है ना। या जो भी लोगों ने ये किया है यार, वो मैं उनको इंसानियत नहीं मैं उनको इंसान ही नहीं समझता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं बताता हूँ कि इंसानियत होती क्या है। इंडिया के शहर केरला में एक मुसलमान जोड़ा था, उन्होंने शादी की। उन्होंने एक 10 साल बच्ची को गोद लिया जो कि एक हिंदू लड़की थी। जब वो अपने 22 साल की उम्र को पहुंची, जब उसकी शादी का टाइम आया ना, तो एक हिंदू लड़के से उसको शादी करवा दी उसके हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक। यानी कि अगर वो चाहते, वो उस 12 सालों में उस पर अपना ज़बरदस्ती करवा सकते थे कि तुम अपना रिलीजन चेंज करो, तुम ये करो, लेकिन उन्होंने इंसानियत की एक ज़िंदा मिसाल कायम कर दी। बिल्कुल ऐसा ही हमें भी, हम देखें, रिलीजियस वो जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का ना, वो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले हम इंसान हैं, हम जो इस दुनिया में हैं, एक इंसान है। एक इंसान ही दूसरे इंसान का दर्द समझ सकता है। यार, हमें तो एक जानवर को मारते हुए भी इंसान को सोचना चाहिए कि यार ये तो एक जानवर है। वो तो फिर भी अगर हिंदू भी है, इंसान तो है ना। तो ये जो वजह है ना, वहाँ पे जो जुल्म किए हैं बांग्लादेश ने हिंदुओं पर, इस वजह से इंडिया ने जो अपना पानी हुक्का जो भी इंडिया से जो भी जाता है, इस वजह से अब इंडिया स्ट्रिक्ट हो गया है। मुझसे ये बात की, अच्छी बात की आपने। हिंदू
हिंदू है, उसका अपना धर्म है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं कहते, हमारा इस्लाम ये कहता है कि आपने हर मज़हब को का तकद्दुस देना है। जिस तरह वो मज़हब है, जिस तरह वो पूजा करते हैं, इसी तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो भी एक रिलीजन है। हमें उसको ये नहीं समझना चाहिए, किसी भी रिलीजन को हमने खुद से नीचा नहीं समझना चाहिए। आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म करोगे, आप बांग्लादेश में हिंदुओं को मारोगे, कत्ल करोगे, तो आप क्या समझते हो कि आपके साथ इंडिया वैसे ही सलूक करेगा जिस तरह वो पहले करता हुआ आ रहा है? बांग्लादेशी अवाम की शायद ये सोच थी, अब उनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर बांग्लादेश में बंद होगी तो उससे उनका जो कारोबार है, जिस तरह से वो टेक्सटाइल कंपनीज़ है, जिस तरह से उनका वो इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें, इससे पूरा मुल्क चलता है। पाकिस्तान में देखिए इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है वो 71 तक जा पहुंचा है। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो जो कम उनके जो प्लांट्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो उनको प्रोवाइड होगी वो आई थिंक काफ़ी महंगी होगी, और महंगी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि महंगी बिजली से मज़ीद नुकसान बांग्लादेश को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में बांग्लादेश कितना नीचे गिर सकता है? देखिए, बांग्लादेश आप समझ ले डिस्ट्रॉय होने के करीब है। आप एक पे एक आपकी अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही। आप इससे एक इबरत सीखो ना, आपकी अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही। आप पॉलिटिकली इतना वीक हो चुके हो। आपका ओनर जो आपको खिला पिला, मुझे आप एक बात बताएं, अब बांग्लादेश इतना वीक हो गया है, अब मुझे बात पता है जो पॉलिटिकली इतना वीक हो गया है, बांग्लादेश में कोई इंसान सेफ ही नहीं है। एक हिंदू अगर बड़ा बिजनेसमैन है वो वहाँ पे क्यों बिज़नेस करेगा? अब मैं ये बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में जिस तरह कभी हालात कशीदा हो जाते हैं, यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो जाके बाहर अपना बिज़नेस करते हैं, इस वजह से, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। बांग्लादेश ने बिजनेसमैन्स को वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया। जो इन्वेस्टर होगा ना वो भी तो सोचेगा ना कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे मेरा पैसा सेफ है, कि यहाँ पे मेरी जान सेफ है। तो अगर बांग्लादेश वो इन्वायरमेंटल बिजनेसमैन्स को नहीं दे पा रहा, जो इन्वेस्टर हैं, तो जो बांग्लादेश की इकोनॉमी जहाँ तक पहुँची थी ना, उसके पीछे भी इंडिया था। इंडिया ने आपको इंडस्ट्रीज़ लगा के दी, इंडिया ने आपको खाने पीने का माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके दिया। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बांग्लादेश में काम कर रहे थे। तो आपने अगर इंडिया को उंगली दिखाई है तो अभी आपको इंडिया भी अपनी पावर दिखाएगा कि हम हैं क्या। इंडिया को आप बहुत मामूली चीज़ ना समझे। इंडिया पाकिस्तान भी इस वजह से नहीं आ रहा कि अगर हम, यानी कि इंडिया इसको भी अपनी तजलील समझता है कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे ना तो इससे जो पाकिस्तान की वैल्यू है ना, जो पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट बना, देखे मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, आप ये ना सोचे, ना मैं किसी रिलीजन को टारगेट कर, मैं जो हक़ की बात है वो कर रहा हूँ। एक वो इमेज बना हुआ है ना कि टेररिस्ट कंट्री, इंडिया ये सोचती है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो इससे लोगों को लगेगा यार अगर इंडिया वहाँ जा रही है तो इससे पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत मुस्तहकम हो सकता है, और इंडिया ऐसा क्यों चाहेगी। इसी तरह बिल्कुल अब जो बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया है, तो अब इंडिया क्यों चाहेगी कि उनको सपोर्ट करे दोबारा, जब उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। बहुत अच्छी बात की आपने, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी अगर पाकिस्तान में ये मीटिंग जो है वो अटेंड करने आएंगे तो इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ऊपर जाएगा, और वो क्यों चाहेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने लगाया कि वो क्यों चाहेंगे। इवन जब आप उनको ये कहते हो बलूचिस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तान में कुछ होता है, तो आप ब्लेम लगाते हो इंडिया पर। तो जब आप इंडिया पर इतने ब्लेम लगाते हो तो आप किस मुँह से उन्हें दावत देते हो कि आप पाकिस्तान आ जाए, हमारे साथ जो SCO की मीटिंग है वो अटेंड करें। तो अगर इस बात को अगर हम बांग्लादेश पर जाएँ, बांग्लादेश की टॉपिक पे बात करें, आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है जो बांग्लादेश से इन्वेस्टर जा रहे हैं, जिस तरह से अभी रेमंड कंपनी से हमने बात की, जिस तरह से फूड ट्रक्स रोके गए, तो इससे काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ा है बांग्लादेश की आवाम पर भी। बांग्लादेश में वो कहते हैं ना एक जंगल का कानून बन गया है, ना उनका कोई लीडर सामने आ रहा है, बस एक नाम पे मोहम्मद यूनुस सामने आए हैं कि वो लीडर हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्तों में जो इन्वेस्टर जा रहे हैं इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा बांग्लादेश की इकोनॉमी पर? जो इकोनॉमी आज तक इकोनॉमी वो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही थी, इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये आगे जाएंगे या वही रुकेंगे या पीछे जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जब इंडिया का हाथ उठ जाएगा ना, जब से उनके वो जो शेख हसीना वाजिद इंडिया गई है, बांग्लादेश की अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही। तो मैंने आपको क्या कहा, बांग्लादेश जो यहाँ तक पहुँचा है ना वो भी इंडिया की वजह से पहुँचा है। बांग्लादेश आने वाले वक्तों में बांग्लादेश अंधेरों में भी डूब सकता है, और बांग्लादेश में ऐसे हालात आ जाएंगे कि लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। पहले तो वहाँ पे लोग भूख से मर जाएंगे, तो ऐसे हालात आने वाले हैं जैसे एक
मुल्क एक जैसे कि कोई मुल्क एक जंगी कैफियत में चला जाता है, कोई भी वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता यार। जब इंडिया एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बन चुका है, तो वो जो इंडियन बिजनेसमैन है, वो मुझे आप ये बताएं, इन कंडीशन में वो इंडिया में ख़ुद को सेफ महसूस करेंगे या बांग्लादेश में? जाहिर सी बात है ना, इंडिया में। तो क्यों ना, उनका पैसा भी सेफ है, उनकी कंट्री भी ऊपर जा रही है। रिसेंट तो नंबर 5 पर पहुंच गई है इंडिया की करेंसी, आपको पता है। बहुत जल्द 4th 3rd पे आने वाली है, क्योंकि वो एक हब बन चुका है। तो कोई एक बेवकूफ़ इंसान ही होगा ना कि जो बांग्लादेश जो कि एक अजीब सी कैफियत का शिकार है, उनको ये नहीं पता कि अब हमारी प्लानिंग क्या है। जिस मुल्क के पास मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, मैं भी ये चीज़ बताई है, जैसे हमारे पाकिस्तानी करते हैं, हम पाकिस्तानियों के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। जैसे हमने इमरान ख़ान को, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको दुरुस्त लग रही है तो आप इस चीज़ से एग्री कीजिएगा कि ये मैंने सही कहा या गलत। देखिए, इमरान ख़ान को आपने किस बेस पे वज़ीर आज़म बनाया? देखिए, 92 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं। एक 11 बंदों की टीम चलाने में और मुल्क चलाने में फ़र्क है या नहीं है? जिस तरह अब बाबर आजम एक बड़ा स्टार बनने जा रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह इंडिया में विराट कोहली, बाबर आजम को आप वज़ीर आज़म बना दो, उस बेचारे को क्या पता होगा मुल्क कैसे चलाएंगे। हम बांग्लादेश के पास भी कोई प्लानिंग ही नहीं है। जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती तो वो मुल्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल सही बात की आपने बात की कि जिस तरह से इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, वो 3rd पे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इनकी जो सक्सेस है, इसका राज क्या है? मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि वो जो लोग हैं वो सबसे बड़ी वजह है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोग काम को काम समझते हैं। जब उनको बताया जाता है कि आपको 8 बजे सुबह काम पे पहुँचना है, तो वो 8 बजे पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सिस्टम बना हुआ है, ना हम टाइम पे काम पे पहुँचते हैं, ना हम ईमानदारी से काम करते हैं, ना हम उस क्वालिटी जो हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं। हमारी ये आदत बन चुकी है, हर चीज़ हमारी 2 नंबर होती जा रही है। सऊदी अरब ने, इवन सऊदी अरब ने हमारे मिसाले जो पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते थे वो बंद कर दिए। दुबई ने वो मिसालें बंद कर दिए जो पाकिस्तान से जाते थे। तो हमारे प्रोडक्ट दिन ब दिन पीछे आ रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोडक्ट पीछे आ रहे हैं। सॉरी टू से कि मुझे ये कहना पड़ रहा है। देखिए, आपको क्या लगता है इनकी जो सक्सेस है उसका राज क्या है? देखिए, आपने एक बात कही ना कि इंडिया क्यों इतना ऊपर जा रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि इसकी सबसे बड़ी वजह है सिविलियन सुप्रीमेसी। वो लोग आवाम को, मोदी साहब जो है वो आवाम को अपना ही समझते हैं, वो भी एक अवामी बंदा है। देखें, आप देखें ना, इंडिया ने अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दी हैं। उनके पास आईटी का कितना, आईटी वहाँ IIT दुबई तक पहुँच गया है, IIT UAE तक पहुँच गया है। उनका एजुकेशन सिस्टम देख ले, उनका आज हर फर्द अपने मुल्क में खुश है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे दोस्त भी IT में, मैं खुद भी IT से रिलेटेड हूँ। आप ये बताएं, एक यहाँ पे हर आए दिन, यहाँ पे पाकिस्तान में हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है। इंटरनेट तक यहाँ पे सही नहीं चल रहा। वाईफाई तो छोड़ें, आपका वो मोबाइल का जो डेटा होता है ना, वो भी सही तक नहीं चल रहा। तो आप ये बताएं, ये जो चीज़ें होती है ना, ये डिफरेंस पैदा करती है एक कंट्री को बूस्ट करने में या एक कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करने में। अब मैंने आपको एक बात बताया ना, अब जैसे कि आप काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, अब इंडियन ने इन फ्यूचर अपने यंग जनरेशन को कहा है कि आप यूट्यूब की तरफ आए, हम आपको वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे जो एक यूट्यूबर को रिक्वायर होती है। क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ है? क्या बांग्लादेश में ऐसा कुछ है? तो ये वो चीज़ें हैं कि दूसरे ममालिक के लोग, जैसे कि अब यूरोप के लोग हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, बाकी जो ममालिक है वो इंडिया इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, एक माशी हब बन गया है इंडिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कहेंगे कि यार ये इंडियन की ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए, हक बात आप बोलो, चाहे वो लोग कुछ भी उस पर बोले, हक बात करने से ना डरो, क्योंकि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। एट द एंड आपको अपने ज़मीर को जवाब देना होता है कि यार आपने तो हक की बात कही थी ना, आपने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना। जो हुकाइक है, अनफॉर्चुनेटली आजकल तो वो हक की बात कोई करता नहीं है। तो जो भी मैंने कहा है कि ये मैंने ना किसी कंट्री को टारगेट किया है, ना मैंने किसी फ़र्द को, ना मैंने किसी रिलीजन को टारगेट किया है। जो हुकाइक है वो मैंने बयान किए हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, जिस तरह से आपने बात की कि इंडियन सुपरमेसी की आपने बात की, तो एक अच्छा आपने इंडियन सिविलियन जो सुपरमेसी की आपने बात की, एक अच्छा मैसेज दिया आपने जो पाकिस्तानी अवाम है, जो वो इंडियन अवाम है।
तो आई थिंक उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो हर काम को अपना काम समझते हैं, अपने मुल्क के काम को, अपने मुल्क की ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए, वो इंडियन अवाम यानी कि मुसलमान हम हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हम हर चीज़ में मिलावट करते हैं, हम हर चीज़ में झूठ बोलते हैं, हम हर चीज़ में धोखा देते हैं। लेकिन इंडियन जो हिंदू हैं वो आजकल दुनिया में सर फहरिस्त है। दुबई उन पर ट्रस्ट कर रहा है, सऊदी अरब उन पर ट्रस्ट कर रहा है, हर मुल्क उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ईमानदारी है, वो होनेस्ट है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इंडिया की सक्सेस का क्या राज है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।